कभी सोचा है जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? हमारे हालातों से नहीं, बल्कि हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशन से। एक गुस्से में लिया गया फैसला, एक दुख में कही गई बात, या एक डर में छोड़ा गया मौका, यही हमारी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। और आयरनी ये है कि ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद के इमोशंस को कभी कंट्रोल करना नहीं सीखते। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस को दबाओ। इसका असली मतलब है उन्हें समझना, ऑब्जर्व करना और फिर डिसाइड करना कि किस इमोशन को पावर देनी है और किसे नहीं। इमेजिन करो, अगर हर इंसल्ट के बाद तुम शांत रह सको, हर फेलियर के बाद फोकस बनाए रख सको और हर दर्द को ग्रोथ में बदल सको, तो क्या चीज तुम्हें रोक सकती है? कुछ नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक कॉमन स्किल होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी। चाहे वो बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में या पर्सनल ग्रोथ में। जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, वही टफेस्ट सिचुएशंस में भी सही निर्णय ले पाता है। इमोशनल कंट्रोल तुम्हें रिएक्शन से ऊपर उठाकर रिस्पॉन्स की शक्ति देता है, और यही फर्क बनाता है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक पावरफुल इंसान में। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि इमोशनल कंट्रोल क्या है, क्यों जरूरी है, और इसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लाया जाए। हर चैप्टर तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाएगा, केओस से क्लैरिटी तक, रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक और वीकनेस से विजडम तक। क्योंकि याद रखो, तुम अपने हालातों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने इमोशंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम ये सीख जाते हो, तब जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 1, द केओस विद इन। जब इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, हर इंसान के अंदर एक अदृश्य लड़ाई चल रही होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर थॉट्स और इमोशंस का तूफान चलता रहता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी जेलसी, कभी डिसअपॉइंटमेंट। और ये सब मिलकर हमारे डिसीजंस, हमारी बातें और हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यही है द केओस विद इन, वो अंदरूनी उलझन जो हमें कंट्रोल करती है बिना हमें पता चले। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में किसी अपने को ऐसी बात कह दी जो तुम कहना नहीं चाहते थे, या किसी फेलियर के बाद इतना टूट गए कि खुद पर से विश्वास ही खो दिया। उस वक्त तुम सोचते हो कि हालात ने तुम्हें मजबूर किया, लेकिन सच ये है कि हालात ने नहीं, तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हें कंट्रोल किया। इमोशनल कैओस तब पैदा होता है जब हम अपनी भावनाओं को समझे बिना उन पर चलने लगते हैं। हम सब ये मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, लेकिन असल में स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में नहीं होता। कभी ईगो गाड़ी मोड़ देता है, कभी एंगर एक्सेलरेटर दबा देता है, तो कभी फियर ब्रेक लगा देता है। और हम सोचते रह जाते हैं कि हमारी जिंदगी कंट्रोल में क्यों नहीं है। यही कारण है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा फर्क इमोशनल कंट्रोल का होता है। इमोशन खुद में बुरा नहीं होता। गुस्सा, डर या दुख, ये सब नेचुरल रिएक्शंस हैं। लेकिन जब ये इमोशंस हमें चलाने लगते हैं, तब वो डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। इमोशनल कैओस का पहला सिम्टम होता है इम्पल्सिव रिएक्शन। जब हम सोचने से पहले बोल देते हैं या मोमेंटरी फीलिंग में गलत फैसला ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सही किया, लेकिन कुछ समय बाद गिल्ट या रिग्रेट हमें खा जाता है। इमोशनल केओस का दूसरा सिम्टम है ओवरथिंकिंग। एक छोटी सी बात पर दिमाग में एंडलेस लूप चलने लगता है। क्यों कहा, कैसे कहा, क्या मतलब था, अब क्या होगा। ये लूप हमें मेंटल पीस से दूर ले जाता है, और धीरे धीरे हम एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी के शिकार बन जाते हैं। तीसरा सिम्टम है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब हम अपनी खुशी किसी और के बिहेवियर पर टिका देते हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो खुश, इग्नोर किया तो उदास। इससे हमारी इमोशनल एनर्जी दूसरों के हाथों में चली जाती है, और फिर हम खुद की भावनाओं के मालिक नहीं रहते, बल्कि उनके गुलाम बन जाते हैं। अब सवाल है, क्या इस चौज से बाहर निकलना संभव है? जवाब है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इमोशंस हमें कंट्रोल क्यों करते हैं। इसका कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, इसे नोटिस नहीं करते। हम बस रिएक्ट करते हैं, और जब तक हम ऑब्जर्व करना नहीं सीखते, तब तक कंट्रोल असंभव है। हर बार जब तुम किसी इमोशन में डूबो, खुद से पूछो, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। ये सिंपल सवाल तुम्हें कैओस से बाहर लाने की पहली सीढ़ी है। अवेयरनेस ही वो लाइट है जो अंदर के अंधेरे को दूर करती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है
उन्हें समझना और कॉन्शियसली डिसाइड करना कि उन्हें कब और कैसे एक्सप्रेस करना है। जब तुम ये सीख जाते हो तो गुस्सा भी तुम्हारे लिए वेपन बन जाता है, डर तुम्हें अलर्ट करता है और दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। यही असली पावर है, द पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल। सोचो, अगर तुम हर इंसल्ट के बाद शांत रह सको, हर फेलियर के बाद मोटिवेशन बनाए रख सको और हर दर्द को स्ट्रेंथ में बदल सको, तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। इमोशनल केओस तुम्हें रिएक्टिव बनाता है, जबकि इमोशनल कंट्रोल तुम्हें पावरफुल बनाता है। और याद रखो, हर बार जब तुम अपने इमोशन को ऑब्जर्व करके शांत रह जाते हो, उस पल तुम अपनी इनर विक्ट्री हासिल करते हो। क्योंकि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। और जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। चैप्टर 2, अवेयरनेस। कंट्रोल की पहली सीढ़ी। हर कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, तब तक तुम उसे संभाल नहीं सकते। इमोशनल कंट्रोल की पहली सीढ़ी है खुद को ऑब्जर्व करना, बिना किसी जजमेंट के। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को महसूस नहीं करते, बस उनमें बह जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा, कोई इग्नोर करे तो तुरंत दुख, कोई कंपेयर करे तो तुरंत इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक कर बस ऑब्जर्व करो, तो तुम पाओगे कि इमोशन सिर्फ एक एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर मूव कर रही है। और ये एनर्जी तुम्हारे कंट्रोल में आ सकती है अगर तुम उसे नोटिस करना सीख जाओ। अवेयरनेस का मतलब है खुद को थर्ड पर्सन की तरह देखना। इमेजिन करो कि तुम अपने इमोशंस को एक मूवी की तरह देख रहे हो। सीन चल रहा है, लेकिन तुम व्यूअर हो, एक्टर नहीं। तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या महसूस हो रहा है, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा। यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे तुम्हें इमोशनल बैलेंस की ओर ले जाती है। जब भी तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रांग इमोशन उठे, खुद से बस 3 सवाल पूछो। पहला, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? दूसरा, यह इमोशन कहां से आया? और तीसरा, क्या यह इमोशन सच में जरूरी है या यह बस मेरी आदत है? इन 3 सवालों का जवाब तुम्हें तुम्हारे इमोशंस का रूट दिखा देगा। बहुत बार हमारा इमोशन किसी प्रेजेंट सिचुएशन का नहीं होता, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस का इको होता है। कोई छोटी बात हमें इसलिए हर्ट करती है क्योंकि वो किसी पुराने जख्म को छू जाती है। जब तुम अवेयर बनते हो, तो तुम अपने अंदर चल रहे पैटर्न्स को पहचानने लगते हो और अवेयरनेस के साथ ही चेंज की शुरुआत होती है। एक इमोशनली अवेयर व्यक्ति अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उन्हें समझता है। वो जानता है कि हर इमोशन का एक मैसेज होता है। गुस्सा कहता है कि कुछ बाउंड्रीज टूट रही हैं। डर कहता है कि कोई खतरा महसूस हो रहा है। दुख कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज खो गई है। अगर हम इन इमोशंस को सुनना सीख लें, तो ये हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि टीचर्स बन जाते हैं। अवेयरनेस का दूसरा पहलू है माइंडफुलनेस, यानी इस पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन इमोशंस हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी दिखने लगती है। माइंडफुलनेस का सिंपल तरीका है, जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, एक गहरी सांस लो और उस इमोशन को बस महसूस करो। उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। बस देखो कि वो शरीर के किस हिस्से में महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, और धीरे धीरे वो एनर्जी शांत हो जाएगी। अवेयरनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाती है। अवेयरनेस के साथ तुम इम्पल्सिव नहीं रहते, तुम पॉज लेना सीखते हो और उस पॉज में तुम्हारे अंदर पावर पैदा होती है, चूज करने की पावर। यही फर्क है एक इमोशनल व्यक्ति और एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति में। एक रिएक्ट करता है, दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अवेयरनेस का मतलब इमोशन को दबाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है इमोशन को एक्नॉलेज करना, उसे समझना और कॉन्शियसली उसे हैंडल करना। जब तुम अपने इमोशंस को देखना सीख जाते हो, तब तुम उनके मास्टर बन जाते हो। और यही इमोशनल कंट्रोल की असली शुरुआत है। तो अगली बार जब भी तुम्हारे अंदर कोई भाव उठे, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या दुख, बस रुक जाना और ऑब्जर्व करना। खुद से कहना, मैं इस इमोशन को देख रहा हूं। यही सिंपल अवेयरनेस तुम्हारे अंदर वो पावर जगाएगी जो केओस को क्लैरिटी में बदल देती है। क्योंकि अवेयरनेस ही वो मिरर है जिसमें तुम खुद को साफ साफ देख पाते हो। और जब तुम खुद को देख लेते हो, तब तुम्हें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 3,
द साइंस ऑफ इमोशंस। कभी सोचा है कि आखिर इमोशंस आते कहां से हैं? क्यों कभी अचानक दिल भारी हो जाता है तो कभी बिना वजह खुशी महसूस होती है? असल में इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं। ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच चलने वाली एक केमिकल कम्युनिकेशन है। और जब हम इस साइंस को समझ लेते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हमारा ब्रेन 3 मुख्य हिस्सों में काम करता है। पहला है एमिगडाला। यह दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम है। जब कोई सिचुएशन आती है जो हमें डराती है, परेशान करती है या गुस्सा दिलाती है, तो एमिगडाला सबसे पहले रिएक्ट करता है। यह बॉडी को तुरंत अलर्ट करता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग बदल जाती है और शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह सिस्टम हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एमिगडाला छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट करने लगता है। दूसरा हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यह दिमाग का थिंकिंग सेंटर है। यह लॉजिक, रीजन और डिसीजन मेकिंग का जिम्मेदार हिस्सा है। जब हम किसी बात पर कैलमी सोचते हैं, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो यह हिस्सा काम करता है। लेकिन जब इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो एमिगडाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को टेम्पोरेरली बंद कर देता है। यानी जब हम बहुत गुस्से या डर में होते हैं तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग रुक जाती है। इसी वजह से हम उस वक्त गलत बातें कह देते हैं या गलत फैसले ले लेते हैं। तीसरा हिस्सा है हिपोकैम्पस। यह हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है। हर इमोशन के साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है। अगर किसी इंसिडेंट में डर या दुख ज्यादा होता है तो वो मेमोरी और भी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। यही वजह है कि पुराने दर्द या ट्रॉमा की यादें इतनी स्ट्रांग होती हैं। अब समझो कि जब कोई सिचुएशन सामने आती है तो ये 3 हिस्से मिलकर काम करते हैं। अमिगडाला खतरे का सिग्नल देता है, हिपोकैम्पस पुरानी यादों को रिकॉल करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि क्या करना है। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो अमिगडाला कंट्रोल ले लेता है और हम इम्पल्सिव रिएक्शन दे देते हैं। यही वजह है कि इमोशनल कंट्रोल में ब्रेन अवेयरनेस सबसे जरूरी भूमिका निभाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब यही है कि जब एमिगडाला अलर्ट करे तो तुम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करो। मतलब तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पॉज लो, गहरी सांस लो और सोचो कि क्या ये रिएक्शन सच में जरूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे द पावर ऑफ पॉज कहते हैं। ये पॉज ही तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को दोबारा कंट्रोल में लाता है। हर बार जब तुम कॉन्शियसली रिएक्ट करने से पहले सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यही हैबिट धीरे धीरे इमोशनल स्टेबिलिटी में बदल जाती है। यानी तुम अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हो ताकि वो स्ट्रेस में भी काम रहे। यही न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा जादू है। तुम अपने ब्रेन को खुद ट्रेन कर सकते हो। इमोशंस खुद में दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे बॉडी और ब्रेन का मैसेज है। लेकिन अगर तुम उन्हें समझे बिना उनके पीछे भागते हो तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए हर बार जब कोई स्ट्रांग इमोशन उठे, उसे ऑब्जर्व करो और सोचो कि यह सिग्नल क्या दे रहा है। गुस्सा कह रहा है कि कुछ गलत लग रहा है, डर कह रहा है कि ध्यान रखो, दुख 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 कह रहा है कि ध्यान रखो,
दुख कह रहा है कि ध्यान रखो। 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 दुख कह रहा है कि ध्यान है कि कुछ छोड़ना सीखो। अगर तुम इन सिग्नल्स को समझना सीख जाओ तो तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओगे। द साइंस ऑफ इमोशंस हमें यह सिखाती है कि इमोशनल कंट्रोल कोई मैजिक नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। जब भी तुम ऑब्जर्व करते हो, पॉज लेते हो और कॉन्शियसली सोचते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। और जब तुम ये बार बार करते हो तो तुम्हारा इमोशनल सिस्टम स्टेबल हो जाता है। याद रखो, दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब उसे सप्रेस करना नहीं है बल्कि उसे समझना है। जब तुम अपने इमोशंस के साइंस को समझ लोगे तब तुम्हारे रिएक्शंस ऑटोमेटिक नहीं रहेंगे। तब तुम हर स्थिति में काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट रह सकोगे। यही है असली इमोशनल मास्टरी। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ रिस्पॉन्स। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जिंदगी में हर पल हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक रिएक्शन का और दूसरा रिस्पॉन्स का। रिएक्शन होता है तुरंत, बिना सोचे समझे, भावनाओं में बहकर, और रिस्पॉन्स होता है सोचकर, समझकर, शांति से। इमोशनल कंट्रोल का असली अर्थ है रिएक्शन से ऊपर उठकर रिस्पॉन्स चुनना। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाएं, उस समय जो इंसान तुरंत रिएक्ट करता है वो अपनी पावर खो देता है। लेकिन जो इंसान एक पल रुककर सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर काम होकर रिस्पॉन्ड करता है, वो अपनी इनर पावर को एक्टिवेट कर देता है। रिएक्शन कमजोर लोगों का इंस्टिंक्ट है, लेकिन रिस्पॉन्स एक बुद्धिमान व्यक्ति की शक्ति है।
रिएक्शन इमोशन ड्रिवन होता है, जबकि रिस्पॉन्स अवेयरनेस ड्रिवन। रिएक्शन तुम्हें नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो मोमेंटरी होता है। तुम कुछ कहते या करते हो जो बाद में रिग्रेट बन जाता है। लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हें ग्रो करवाता है क्योंकि वो कॉन्शियस चॉइस से आता है। जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम हालातों को कंट्रोल करने लगते हो, न कि हालात तुम्हें। हर बार जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, हमारा अमिगडाला तुरंत अलर्ट हो जाता है और हमें रिएक्ट करने को कहता है। लेकिन अगर तुम उस 1 सेकंड का पॉज ले लो तो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है और तुम सोच पाते हो कि क्या करना सही होगा। यही पॉज तुम्हारा सुपर पावर है। यही पॉज तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्स की शक्ति जगाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। अगर कोई गुस्से में तुम पर चिल्ला दे और तुम भी उसी गुस्से में पलटकर जवाब दो तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम काम रहो, डीप ब्रेथ लो और थोड़ी देर बाद शांति से जवाब दो तो एनर्जी बैलेंस बदल जाता है। सामने वाला शांत होने लगता है क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी महसूस होती है। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे चैनलाइज करना है। अगर तुम्हें गुस्सा आया तो उसे ऑब्जर्व करो और सोचो कि यह गुस्सा किस चीज से ट्रिगर हुआ। फिर उसी एनर्जी को एक्शन में बदलो। एंगर को मोटिवेशन में, सैडनेस को रिफ्लेक्शन में और फियर को फोकस में। यही इमोशनल एल्केमी है, नेगेटिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव पावर में बदल देना। रिस्पॉन्ड करना सीखने के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस और पेशेंस। जब तुम किसी भी सिचुएशन में काम रहकर सोचते हो तो तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है। तुम वही वर्ड्स बोलते हो जो जरूरी हैं, वही डिसीजंस लेते हो जो सही हैं। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक इनर डिसिप्लिन विकसित होता है और यही डिसिप्लिन तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। कभी भी याद रखो, रिएक्शन तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करने देता है, जबकि रिस्पॉन्स तुम्हारे विजडम को। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो दूसरों के हाथों में कंट्रोल दे देता है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करता है वो खुद का मास्टर बन जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान यही है कि तुम हर परिस्थिति में कंपोज रहो और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चूज करो। रिस्पॉन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें पीस देता है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो तुम्हारे अंदर का केओस कम हो जाता है। तुम्हारा माइंड शांत रहता है, तुम्हारी एनर्जी बचती है और तुम्हारा फोकस बढ़ता है। धीरे धीरे तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसे प्रोवोक करना मुश्किल होता है। और यही असली इमोशनल पावर है, जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि किस सिचुएशन में कैसी एनर्जी देनी है। हर बार जब तुम रिस्पॉन्स चुनते हो, तुम अपनी इनर ग्रोथ को स्ट्रेंथन करते हो। तुम अपने ब्रेन को नया पैटर्न सिखाते हो। कामनेस ओवर केओस, पेशेंस ओवर इम्पल्स, क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन। यही वो मोमेंट है जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बनते हो और दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आने लगती है। क्योंकि असली ताकत लाउड होने में नहीं, काम रहने में है। जो इंसान शांत रहकर सही जवाब देता है वो हर स्थिति में जीतता है। इसलिए याद रखो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि रिस्पॉन्स ही तुम्हारी मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस और इनर पावर की असली पहचान है। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रिगर्स। अपने बटन पहचानो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बस एक बात कह दें और आपका दिमाग फट पड़ता है, या कभी किसी छोटी सी गलती पर आपका मूड खराब हो जाता है, जबकि वैसी ही गलती कोई और करे तो आप हंसकर टाल देते हैं? यही है हमारे इमोशनल ट्रिगर्स, वो बटन जिन्हें अगर कोई दबा दे तो हमारे अंदर का वॉल्केनो फूट पड़ता है। इमोशनल ट्रिगर्स वो चीजें हैं जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल में रखने नहीं देती। लेकिन जब हम इन ट्रिगर्स को पहचानना सीख जाते हैं, तब हम अपनी लाइफ पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। हर इंसान के इमोशनल ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। किसी को इंसल्ट सहना मुश्किल लगता है, किसी को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, तो किसी को कंपैरिजन से गुस्सा आता है। लेकिन असली गेम ये है कि आपको ये समझना होगा कि आखिर ये ट्रिगर्स पैदा क्यों होते हैं। ट्रिगर का मतलब ये नहीं कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई पुराना वुंड है जो अब भी हील नहीं हुआ। जब कोई उस वुंड को छू देता है तो रिएक्शन आ जाता है। अब सोचो, अगर तुम अपने इन बटन को पहचान लो तो कोई भी उन्हें दबाकर तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। इमोशनल कंट्रोल की असली शुरुआत अवेयरनेस से होती है और अवेयरनेस शुरू होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। जब अगली बार कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए या कोई बात तुम्हें हर्ट करे तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह तुम्हें मोमेंट में रोक देता है
और तुम्हारा फोकस रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन पर ले जाता है। अब एक छोटा एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और वो अचानक तुम्हारी बात काट देता है। तुरंत इरिटेशन आता है ना? लेकिन अगर तुम उस वक्त खुद से पूछो, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो शायद तुम्हें पता चले कि तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि बात काटना डिसरिस्पेक्ट है। और अब जब कोई ऐसा करता है तो तुम्हारा पुराना बिलीफ एक्टिवेट हो जाता है। यानी ट्रिगर का सोर्स कहीं गहराई में है, सरफेस पर नहीं। जब तुम अपने ट्रिगर्स को समझने लगते हो तो तुम्हारा ब्रेन उन्हें अलग नजरिए से देखना शुरू करता है। वो अब सिर्फ रिएक्शन नहीं करता, बल्कि रीजन समझने लगता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज करने का पहला तरीका है उनका नाम लेना। हर बार जब कोई ट्रिगर हो तो मेंटली कहो, ये गुस्से का ट्रिगर है या ये इनसिक्योरिटी का ट्रिगर है। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, उसकी पावर आदि खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका है डिस्टेंस बनाना। जब तुम रिकग्नाइज कर लो कि ट्रिगर एक्टिवेट हुआ है, तो तुरंत रिएक्शन मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो, डीप ब्रेथ लो, माइंड को ऑब्जर्व करो। जब तुम बीच में वो गैप बनाते हो, तो वो गैप तुम्हारे रिएक्शन और कंट्रोल के बीच का डिफरेंस बन जाता है। उसी गैप में तुम्हारा ग्रोथ छिपा है। तीसरा तरीका है रिफ्रेम करना। ट्रिगर को नेगेटिविटी की तरह मत देखो। हर ट्रिगर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो सोचो, क्या मैं अपनी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड कर रहा हूं? अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो पूछो, क्या मैं वैलिडेशन का एडिक्ट बन चुका हूं? ट्रिगर्स तुम्हारे सबसे बड़े टीचर्स हैं। वो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हें कहां इनर हीलिंग की जरूरत है। और आखिर में याद रखो, इमोशनल ट्रिगर्स से भागना नहीं है, उन्हें समझना है। क्योंकि जब तक तुम अपने बटन्स पहचान नहीं लोगे, तब तक कोई भी आकर उन्हें दबा सकता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने बटन्स खुद पहचान ली, उसी दिन तुम इमोशनली इनविंसिबल बन जाओगे। तो अब से अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे या तुम्हारे अंदर कोई तीव्र इमोशन उठे, तो रुक जाओ और बस ये सोचो, ये किसने नहीं, किस चीज ने ट्रिगर किया। यही सवाल तुम्हें इमोशनल स्लेवरी से निकालकर इमोशनल मास्टरी की ओर ले जाएगा। यही है इमोशनल कंट्रोल का असली सीक्रेट। अपने बटन खुद पहचानो ताकि कोई और उन्हें दबा ना सके। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है। किसी को बिट्रेयल का, किसी को फेलियर का, किसी को लॉस का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही असली इमोशनल कंट्रोल है, जब तुम अपने दर्द को वीकनेस नहीं बल्कि पावर में बदल देते हो। दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। असल में पेन एक सिग्नल है। यह बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया है या बदलने की जरूरत है। जैसे फिजिकल पेन तुम्हें बताता है कि शरीर में चोट लगी है, वैसे ही इमोशनल पेन तुम्हें बताता है कि दिल या दिमाग में कोई बिलीफ, कोई अटैचमेंट या कोई उम्मीद टूट रही है। और जब तुम उस दर्द को इग्नोर करने के बजाय समझना शुरू करते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हर बड़ा इंसान जिसने दुनिया में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, उसने दर्द को झेला है। लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन की, उन्होंने उस पेन को फ्यूल बनाया। किसी ने रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाया, किसी ने लॉस को पर्पस में बदला, किसी ने फेलियर को लेसन में। यही फर्क है एक इमोशनली रिएक्टिव और एक इमोशनली पावरफुल इंसान में। अब बात करते हैं कि दर्द को पावर में कैसे बदला जाए। पहला कदम है, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो। जब कोई दर्दनाक घटना होती है, हम उसे दबा देते हैं, इग्नोर करते हैं या डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन जितना तुम उसे दबाओगे, वो उतना ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। पेन को ऑब्जर्व करो, उसे नेम दो। हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, ये हार्ट ब्रेक है। जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, तभी हीलिंग शुरू होती है। दूसरा कदम है, दर्द को मीनिंग दो। लाइफ में जो भी होता है, वो या तो तुम्हें तोड़ता है या सिखाता है। ये चॉइस तुम्हारी होती है। अगर तुम हर दर्द में मीनिंग ढूंढ लोगे, तो वो तुम्हारा टीचर बन जाएगा। जैसे अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो ये समझो कि यूनिवर्स तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट सिखा रहा था। अगर कोई प्लान फेल हो गया, तो वो तुम्हें रेजिलियंस सिखा रहा था। जब दर्द का मीनिंग बदल जाता है, तो उसकी एनर्जी भी बदल जाती है। तीसरा कदम है, दर्द को पर्पस में बदलो। हर बार जब तुम इमोशनल सफरिंग झेलते हो, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर एक नई इंसाइट जन्म लेती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे दूसरों की मदद में, अपने ग्रोथ में
या अपने मिशन में लगाओ। जितना ज्यादा तुम अपने पेन को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदलते हो, उतना ही इमोशनली स्ट्रांग बनते जाते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार बल्ब बनाते वक्त फेलियर झेला, तो उसने उसे पेन नहीं, प्रोसेस समझा। हर बार जब वो फेल हुआ, वो कहता था, मैंने एक और तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। वही माइंडसेट तुम्हें चाहिए। दर्द तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें शेप देने के लिए है। अगला कदम है फॉरगिवनेस। जब तक तुम उस इंसान या उस सिचुएशन को माफ नहीं करते जिसने तुम्हें हर्ट किया, तब तक तुम्हारा दर्द तुम्हारे अंदर जिंदा रहता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, इसका मतलब है कि तुम अब उस दर्द को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनाओगे। जब तुम माफ करते हो, तुम खुद को फ्री करते हो। और आखिरी कदम है ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। जब भी लाइफ में कोई पेनफुल मोमेंट आए, खुद से ये कहो, ये मुझे कमजोर नहीं, समझदार बना रहा है। पेन तुम्हारे कैरेक्टर को पॉलिश करता है, जैसे आग सोने को शुद्ध करती है। हर बार जब तुम दर्द झेलते हो और टूटते नहीं, तो तुम एक नए वर्जन में ढलते हो। और वो वर्जन हमेशा ज्यादा मैच्योर, ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा पावरफुल होता है। याद रखो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। तुम्हारा गुस्सा पर्पस बन सकता है, तुम्हारा दुख कंपैशन बन सकता है, तुम्हारा डर करेज में बदल सकता है। दर्द हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे लिए होता है। इसीलिए अगली बार जब लाइफ तुम्हें तोड़े, तो उसे पनिशमेंट मत समझो, उसे प्रिपरेशन समझो। क्योंकि हर दर्द तुम्हें उस इंसान के रूप में ढाल रहा है जो तुम्हें बनना है। यही है इमोशनल मास्टरी की असली ताकत, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना। चैप्टर 7, द मास्टरी लेवल। जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो, इमोशनल कंट्रोल की जर्नी का आखिरी पड़ाव यही है, मास्टरी लेवल। ये वो स्टेज है जब तुम्हें कोई प्रोवोक नहीं कर सकता, कोई इंसल्ट तुम्हें हिला नहीं सकता, और कोई सिचुएशन तुम्हारा मूड डिफाइन नहीं कर सकती। क्योंकि अब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे गुलाम हैं, तुम उनके नहीं। इमोशनल मास्टरी मतलब अपने अंदर की उस शक्ति को जगाना जो हर इमोशन को ऑब्जर्व कर सकती है, उसे समझ सकती है, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड कर सकती है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशन को महसूस करना, लेकिन उसके द्वारा कंट्रोल ना होना। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तो एक पल के लिए गुस्सा आना नेचुरल है। लेकिन मास्टर वही है जो उस गुस्से को ऑब्जर्व करता है, उसे समझता है, और फिर कामली रिस्पॉन्ड करता है। मास्टर वही है जो हर इमोशन को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए। अब सवाल उठता है, इस लेवल तक पहुंचा कैसे जाए? पहला कदम है सेल्फ रेगुलेशन। यानी जब भी कोई इमोशन उठे, गुस्सा, डर, दुख या एक्साइटमेंट, तो उसे तुरंत एक्सप्रेस करने से पहले खुद को पॉज दो। वो कुछ सेकंड का पॉज ही तुम्हारा पावर जोन है। जब तुम उस पॉज में अपने इमोशन को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम उस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हो। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हें इमोशनल मास्टर बनाती है। दूसरा कदम है न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप करना। जब तुम किसी सिचुएशन को गुड या बैड लेबल करना बंद कर देते हो, तब तुम्हारा इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। जो हुआ उसे बस एक्सपीरियंस की तरह देखो, जजमेंट की तरह नहीं। न्यूट्रल माइंडसेट तुम्हें काम बनाता है, और कामनेस ही कंट्रोल की सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा कदम है इंटेंशनल इमोशन शिफ्टिंग। जब तुम रिकॉग्नाइज कर लो कि तुम नेगेटिव स्टेट में हो, जैसे फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी, तो कॉन्शियसली अपना फोकस बदलो। ब्रेथ वर्क, ग्रैटिट्यूड, म्यूजिक, जर्नलिंग या साइलेंस, कोई भी तरीका जो तुम्हें उस एनर्जी से बाहर निकाल दे। इमोशनल मास्टरी का मतलब यही है कि तुम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली शिफ्ट कर सको, किसी ट्रिगर पर डिपेंड किए बिना। चौथा कदम है डिटैचमेंट की प्रैक्टिस। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि अवेयर रहकर चीजों को ऑब्जर्व करना है। जब तुम किसी रिजल्ट या आउटकम से डिटैच रहते हो, तो तुम इमोशंस को अपनी क्लैरिटी पर हावी नहीं होने देते। यही कारण है कि स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग शांत रहते हैं, क्योंकि उनका हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करता। पांचवा कदम है हायर पर्पस से जुड़ना। जब तुम्हारी लाइफ का गोल सिर्फ रिएक्शन या सर्वाइवल नहीं, बल्कि ग्रोथ, इम्पैक्ट और इनर पीस होता है, तो इमोशंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। तुम्हें पेटी आर्ग्यूमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि अब तुम्हारा विजन बड़ा हो चुका है।
इमोशनल मास्टर्स वही होते हैं जिनका फोकस रिएक्शंस पर नहीं, पर्पस पर होता है। और आखिर में याद रखो, मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, जब कोई तुम्हें हर्ट करे, जब कोई तुम्हें टेस्ट करे, तब तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपने इमोशन को चला रहा हूं या वो मुझे? यही सवाल तुम्हें हर दिन बेहतर बनाएगा। इमोशनल मास्टरी की असली पहचान है स्थिरता में अराजकता। जब दुनिया हिल जाए और तुम फिर भी शांत रहो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे और तुम फिर भी सेंटर्ड रहो, जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम कंपैशन से जवाब दो, तब समझो कि तुमने मास्टरी पाली है। क्योंकि अल्टीमेटली इमोशनली स्ट्रांग होना मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास इमोशंस नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे इमोशंस के पास अब तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम अब अपने अंदर की दुनिया के राजा बन चुके हो। और जब कोई इंसान अपने अंदर का राजा बन जाता है, तो बाहर की दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। यही है द पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल का आखिरी सीक्रेट। खुद के इमोशंस के मालिक बनो और जिंदगी तुम्हारी सेवा में लग जाएगी।